नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ ऐश्वर्या राय निगम। आप और मैं, हम गुनाहों का देवता के आखिरी भाग तक पहुँच गए हैं और सबसे पहले तो मैं दिल से उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस सफ़र में मेरे साथ साथ चलकर इसे खास बनाया। आपका प्यार, समर्थन और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वो पल आ चुका है जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था। चलिए इस आखिरी अध्याय में खो जाते हैं। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए। पापा वहीं जाकर बैठ गए। बिंती और चंदर चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट के बाद सुधा ने भयंकर स्वर में कराहना शुरू किया। उन कराहों में जैसे उनका कलेजा उल्टा आता था। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ चले आए और चंदर से बोले, वेहिमेंट ब्लीडिंग, और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। बगल के कमरे से सुधा की दर्दनाक कराहें उठती थी और सन्नाटों में छटपटाने लगती थी। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे जाते हुए देखा हो तभी आप उसका अनुमान कर सकते हैं उस भयानकता का जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गई। फिर सहसा ऐसी बुरी तरह से सुधा चीखी जैसे गाय डकार रही हो। पापा उठकर भागे। वह भयंकर चीख उठी और सन्नाटे में मंडराने लगी। बिंती रो रही थी। चंदर का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर हो गया था वह। पापा लौट कर आए। हम लोग देख सकते हैं? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, ब्लीडिंग खत्म है। नर्स अभी कपड़े बदल दे तो चलेंगे। थोड़ी देर में तीनों गए और जाकर खड़े हो गए। अब चंदर ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे जाड़े के दिनों में थोड़ी देर पानी में रहने के बाद उंगलियों का रंग रक्तहीन श्वेत हो जाता है। गालों की हड्डियां निकल आई थी और होठ काले पड़ गए थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा गया था और आंखें जैसे बाहर निकल पड़ती थीं। खून इतना अधिक गया था कि लगता था बदन पर चमड़े की एक हल्की झिल्ली मर दी गई हो। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव तक स्पष्ट दिख रहे थे। चंदर ने डरते डरते माथे पर हाथ रखा। सुधा के होठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया और आंखें बंद किए हुए ही उसने करवट बदली। फिर कराही और सिर से पैर तक उसका बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पोंछते पोंछते 1 बज गया। बिंती बोली डॉक्टर साहब से, मामा जी अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे आज, नर्स तो है ही। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो गई थी। सबके कहने पर वह अपनी सीट पर लेटे रहे। नर्स बोली, मैं बाहर आराम कुर्सी पर थोड़ा सा बैठ लूँ, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। चंदर जाकर सुधा के सिरहाने बैठ गया। बिंती बोली, तुम थके हुए आए हो, चलो तुम भी सो रहो, मैं देख रही हूँ। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिंती ने सभी खिड़कियां खोल दी और चंदर के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिंती उठी, घड़ी देखी, मुंह खोलकर दवा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराए हुए से आए। क्या बात है? सुधा क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप, बिंती बोली। अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी है। फिर वे खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते रहे और फिर लौट गए। नर्स अंदर थी। बिंती चंदर को बाहर ले आई और बोली, देखो तुम कल जीजा जी को एक तार दे देना। लेकिन अब वह होंगे कहाँ? विशाखापट्टनम या कोलंबो में जहाजी कंपनी के पते से दिलवा देना तार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बिंती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के होठ हिले और उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंदर ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा था। चंदर घबरा उठा। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया। तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रहकर वे कांप उठती थी। चंदर ने फिर घबराकर नर्स की ओर देखा। घबराइए मत, डॉक्टर अभी आएगा। लेकिन थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई और फिर उसी तरह दर्दनाक कराहें सुबह की हवा में सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन अंगोछने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा। इतनी भयानक आवाज थी कि जैसे सुधा को नरक के दूध पकड़े ले जा रहे हों। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वह हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा
चंदर को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंदर आ गया बेटा, अभी बुलाते हैं। ज्यों ही पापा ने माथे पर हाथ रखा कि सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो, कौन हो तुम? दूर हटो, छू मत। अरे बिंती। डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली, डिलीरियम, सन्नीपात, डॉक्टर को बुलाइए। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स को देखकर बोली, कौन गेसू? आओ बैठो, चंदर नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंदर। और फिर हांफने लगी, आंखें बंद कर ली और रोकर बोली, पापा तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंदर और बिंती को बुलाया। बिंती पास जाकर खड़ी हो गई, आंसू पोंछकर बोली, दीदी हम आ गए। और सुधा की बाह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली, बिंती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिंती पापा कहाँ गए हैं? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले, शरबत तैयार है, जा चंदर स्टडी रूम में पढ़ रहा है, बुला ला जा। बिंती फफक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने करहा कर कहा, मैं जाऊंगी तो चंदर को तेरे पास छोड़ जाऊंगी, जा चंदर को बुला ला, नहीं बर्फ घुल जाएगी। शरबत छान लिया है ना? चंदर आगे आया, रूंधे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा आंखें खोलो, हम आ गए सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंदर को देखते ही फिर बहुत जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए? झूठे, तुम चंदर हो? क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं? अब क्या चाहिए? इतना कहा तुमसे, हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है, लेकिन तुम्हें क्या? जाओ यहाँ से वरना मैं अभी सर पटक दूंगी। और सुधा ने सर पटक दिया। नहीं गए? नर्स ने इशारा किया। चंदर कमरे के बाहर आया और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली, गेसू तुम बहुत बहादुर हो, तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी हो, किसी के आश्रय में नहीं हो, कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता। गेसू, बिंती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी। हाँ अच्छा, पापा कहाँ है? सुधा ने करहा कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा? अभी तक हमने इतना पुकारा, ना तुम बोले ना चंदर बोला, हमें तो डर लग रहा था, इतना सोना था। जाओ, महाराज जी ने रोटी सेक ली है, खा लो। हाँ ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नान खटाई बनाई। डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गए। बिंती ने चंदर को बुलाया। देखा चंदर कुर्सी पर हथेली में मुंह छिपाए बैठा था। बिंती गई और चंदर के कंधे पर हाथ रखा। चंदर ने देखा और सिर झुका लिया। चलो चंदर, दीदी फिर भी होश हो गई। इतने में नर्स बोली, वह फिर होश में आई हैं, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी थी। चंदर को देखते ही बोली, चंदर आओ, कोई मास्टर ठीक किया तुमने? जो कुछ पढ़ा था वह भूल रही हूँ, अब इम्तिहान में पास नहीं होंगी। डिलीरियम अभी भी है, नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंदर का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेलियां आंख पर रख ली और बोली, ये कौन आ गया? ये चंदर नहीं है, चंदर नहीं है। चंदर होता तो मुझे डांटता, क्यों बीमार पड़ी? अब बताओ मैं चंदर को क्या जवाब दूंगी? चंदर को बुला दो गेसू। जिंदगी में दुश्मनी निभाई, अब मौत में तो ना निभाए। उफ, मरीज के पास इतने आदमी तभी डिलेरियम होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। बिंती और चंदर बाहर चले आए। बिंती बोली, ये सिविल सर्जन है। उसने खून मंगवाया, देखा, फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया। सिर्फ नर्स रह गई। थोड़ी देर बाद वह निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या ये प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सर हिलाया और कहा, अब मामला हाथ से बाहर है, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ़ डॉक्टर ने देखा था? चंदर ने फ़ोन किया, एम्बुलेंस कार आ गई। सुधा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। 3-3 घंटे पर इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर को 2 बजे इंजेक्शन खत्म कर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है, अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो मैं आपकी लड़की आपको वापस दूंगा।
बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दालानों में टाट के पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी की भयानक लू हू करती हुई दानवों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सिराने बैठे थे, पथरीली निगाहों से सुधा के पीले मृत प्राय चेहरे की ओर देखते हुए। बिनती और चंदर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रहकर बिनती सिसक उठती थी, लेकिन चंदर ने मन पर पत्थर रख लिया था। वह एकटक एक ओर देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था। रह रहकर बिनती की सिसकियां, पापा की निश्वासों तथा घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंदर का हाथ बिनती की गोद में था। एक मूक संवेदना ने बिनती को संभाल रखा था। चंदर कभी बिनती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर, सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करने के वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है। चंदर कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। संज्ञाहत नीरव निश्चेष्ट। घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफे आए। नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठी। ठीक 12:05 पर सुधा ने आंखें खोल दी। चंदर ने बिनती का हाथ मारी खुशी से दबा दिया। बिनती कहाँ है? बड़े क्षीण स्वर में पूछा। सुधा ने आंख घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। बिनती और चंदर उठकर आ गए। आहा, चंदर तुम आ गए? हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की, मारी खुशी के चंदर का गला भर आया। लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आए चंदर? कल रात को ही आ गए थे हम। चलो चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे भी हो गए होते। और वह हाँफने लगी। सर्जन आया। बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सचर दिया, फिर आला लगाकर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग से जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए। अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत दीजिएगा, उसे ज़रा भी परेशानी ना हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना, अब मैं बचूंगी नहीं। अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। जी पगली, डॉक्टर कह रहा है अब खतरा नहीं है। चंदर ने बहुत प्यार से कहा। अभी तो तुम हमारे लिए जिंदा रहोगी ना? कोशिश तो कर रही हूँ चंदर, मौत से लड़ रही हूँ चंदर। उन्हें तार दे दो, पता नहीं देख पाऊंगी या नहीं। दे दिया सुधा, चंदर ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो चंदर? उन्हें इसलिए देखना चाहती हूँ कि मरने के पहले उन्हें क्षमा कर दूँ, उनसे क्षमा मांग लूँ। चंदर, तुम तकलीफ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा आज तुम्हारी गोद में लेट लें। उन्होंने सुधा का सर गोद में रख लिया। पापा, चंदर को समझा दो, ये अब अपना ब्याह तो कर ले। हाँ पापा, हमारी भागवत मंगवा दो। शाम को मंगवा देंगी बेटी, अब 1 बज रहा है। देखा, सुधा ने कहा। बिनती यहाँ आओ। बिनती आई। सुधा ने उसका माथा चूमकर कहा, रानी, जो कुछ तुझे आज तक समझाया वैसा ही करना, अच्छा? पापा तेरे जिम्मे है। बिनती रोकर बोली। दीदी, ऐसी बातें क्यों करती हो? सुधा कुछ ना बोली। गोद से हटाकर सिर तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब सो लो तुम। सो लूंगा बेटी। जाओ, नहीं फिर हम अच्छे नहीं होंगे। जाओ। सर्जन का आदेश था कि मरीज के मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर बिछे पलंग पर लेटे रहे। सुधा ने चंदर को बुलाया। बोली, मैं झुक नहीं सकती बिनती, यहाँ आ। चंदर के पैर छू। अरे अपने माथे में नहीं पगली, मेरे माथे से लगा दे, मुझसे झुका नहीं जाता। बिनती ने रोते हुए सुधा के माथे में चरण धूल लगा दी। रोती क्यों है पगली? मैं मर जाऊं तो चंदर तो है ही। अब चंदर तुझे कभी नहीं रुलाएगा, चाहे पूछ लो। इधर आओ चंदर, बैठ जाओ। अपना हाथ मेरे होठों पर रख दो। ऐसे अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत चंदर। तुम ऊंचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ नहीं पा सकी वे शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली में न छोड़ना। लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंदर, ये नरक भोग भी तुम्हें प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती, जाने फिर कभी तुम मिलो या ना मिलो। चंदर, उफ, कितनी तकलीफ है चंदर। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे हटो,
हटो चंदर। सहसा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो चंदर, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? चंदर घबरा कर उठ गया। पीछे कोई नहीं था। अरे चंदर, तुम्हें पकड़ रहा है चंदर, तो मेरे पास आओ। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़ लिया। बिंती भागकर डॉक्टर साहब को बुलाने गई। नर्स भी भाग कर आई। सुधा चीख रही थी, तुम कौन हो? चंदर, चंदर को नहीं ले जा सकते, मैं चल तो रही हूँ। चंदर, मैं जाती हूँ, इसके साथ घबराना मत, मैं अब भी आती हूँ, तुम तब तक चाय पी लो। नहीं, मैं तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दूंगी, मैं जा तो रही हूँ। बिंती, मेरी चप्पल ले आ। अरे पापा कहाँ हैं? पापा। और सुधा का सर चंदर की बाह पर लुढ़क गया। बिंती को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बंगले की ओर दौड़े। घड़ी ने टन टन 2 बजाए। जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगला पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा कराने। उपसंहार। जिंदगी का यंत्रणा चक्र एक व्रत पूरा कर चुका था। सितारे एक क्षितिज से उठकर आसमान पार कर दूसरी क्षितिज तक पहुंच चुके थे। 1.5 साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच गई थी और विक्षुब्ध महासागर की तरह भूखी लहरों की बाहें पसार कर वह किसी को दबोच लेने के लिए हुंकार उठी थी। अपनी भयानक लहरों के शिकंजे में सभी को झकझोर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे सुकुमार व्यक्तित्व को निगल कर अब धरातल शांत हो गया। तूफान थम गया था, बादल खुल गए थे और सितारे फिर आसमान के घोंसलों से भयभीत विहंग शावकों की तरह झांक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला छुट्टी लेकर प्रयाग चले आए थे। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें कभी किसी ने गाते हुए नहीं सुना था। अब वह सुबह उठकर लॉन पर टहलते और एक भजन गाते थे। बिंती जो इतनी सुंदर थी, अब केवल खामोश पीड़ा और अवशेष स्मृति की छाया मात्र थी। चंदर शांत था, पत्थर हो गया था, लेकिन उसके माथे का तेज बुझ गया था और वह बूढ़ा सा लगने लगा था। और ये सब केवल 15 दिनों में। जेठ दशहरे के दिन डॉक्टर साहब बोले, चंदर आज जाओ उसके फूल छोड़ाओ, लेकिन देखो शाम को जाना जब वहाँ भीड़ भाड़ ना हो, अच्छा? और चुपचाप टहलकर गुनगुनाने लगी। शाम को चंदर चला तो बिंती भी चुपचाप साथ ही हो ली। ना बिंती ने आग्रह किया, ना चंदर ने स्वीकृति दी। दोनों खामोश चल दिए। कार पर चंदर ने बिंती की गोद में गठरी रख दी। त्रिवेणी पर कार रुक गई। हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमाकर मल्लाह थक कर सो रहे थे। एक बूढ़ा बेटा चिल्लम पी रहा था। चुपचाप उसकी नाव पर चंदर बैठ गया। बिंती उसकी बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे। सिर्फ पतवारों की छप छप सुन पड़ती थी। मल्लाह ने तख्त के पास नाव बांध दी और बोला, नहा ले बाबू। वह समझता था बाबू सिर्फ घूमने आए हैं। जाओ। वह दूर तख्तों की कतार के उस छोर पर जाकर खो गया। फिर दूर दूर तक फैला संगम और सन्नाटा। चंदर सिर झुकाए बैठा रहा। बिंती सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद बिंती सिसक पड़ी। चंदर ने सिर उठाया और फौलादी हाथों से बिंती का कंधा झकझोर बोला, बिंती यदि रोई तो यही फेंक देंगी उठाकर कमबख्त, अभागी। बिंती चुप हो गई। चंदर चुपचाप बैठा तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने गठरी खोली, फिर रुक गया। शायद फेंकने का साहस नहीं हो रहा था। बिंती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठा ली और अपने आंचल में बांधने लगी। चंदर ने चुपचाप उसकी ओर देखा। फिर झपट कर उसने बिंती का आंचल पकड़कर राख छीन ली और गुर्राता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की, राख ले जाएगी अभागी। और झट से कपड़े सहित राख फेंक दी और आग्नेय दृष्टि से बिंती की ओर देखकर फिर से झुका लिया। लहरों में राख एक जहरीले पनियाले सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिंती चुपचाप सिसक रही थी। नहीं चुप होगी। चंदर ने पागलों की तरह बिंती को ढकेल दिया। बिंती ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी। चीख से चंदर जैसे होश में आ गया। थोड़ी देर चुपचाप रहा, फिर झुककर अंजलि में पानी लेकर मुंह धोया और बिंती के आंचल से पोंछकर बहुत मधुर स्वर में बोला, बिंती रो मत, मेरी समझ में नहीं आता कुछ भी, रो मत। चंदर का गला भर आया और आंख में आंसू छलक आए। चुप हो जाओ रानी, मैं अब इस तरह कभी नहीं करूँगा।
उठो, अब हम दोनों को निभाना है बिनती। चंदर ने तखत पर छीना झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिनती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होंठ राख में सन गए। सितारे टूट चुके थे, तूफान खत्म हो चुका था, नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, इस ऑडियो यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका धैर्य और समर्थन मेरे लिए बहुत खास है। अगर आपको ये ऑडियो यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुँचे। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। और अब मुझे यानी ऐश्वर्या राय निगम को दीजिए इजाज़त। अलविदा।